इस वीडियो में हम लोग रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 2 बुक से यहाँ पे देखने वाले हैं। यह दोनों एग्जामों के लिए आपका ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल दोनों एग्जामों के लिए यह बुक तैयार किया गया है। टोटल इसमें 30 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, टोटल यहाँ पे सामान्य जागरूकता का 40 प्रश्न, गणित का 30 प्रश्न और सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति का 30 प्रश्न होते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग आज यहाँ पे देख लेते हैं। आज इसमें जो है सब कुछ दिखा दिए और यहाँ पे हम लोग टोटल 30 प्रैक्टिस सेट से आप जानते हैं। और यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो आपको वहाँ पे रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट रेलवे करके प्रैक्टिस सेट बना है, वहाँ पे सारे वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो हाँ, देख लीजिएगा। आज हम लोग सेट नंबर 6 देखते हैं। आइए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि यह बुक कंप्लीट होने के बाद इसका रीजनिंग, मैथ सारे चीज़ें कंप्लीट किया जाए और बुकों को लेकर आया जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर लेते हैं। तो आज हम लोग समान अध्ययन ही करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम लोग। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो। आंसर होगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 257। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। कुछ अनुच्छेदों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर 261 दिया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 61 हो गया। 261, 262 देख लीजिए। संविधान का अनुच्छेद जो है 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित हो जाता है। और 263 जो है आपका राज्यों के परस्पर विवादों को निर्णय करने और उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। कुल मिलाकर इतना जानिए कि 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात की जाती है। ठीक है, इसी के तहत राष्ट्रपति ने वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की थी। ये सारी बातें याद रख लीजिएगा। एक अनुच्छेद 123 है, अभी जान लीजिए। अनुच्छेद 123 यहाँ पे दिया गया है। तो अनुच्छेद 123 क्या करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश लाने का अधिकार दिया गया है। मतलब जब संसद के दोनों सत्र सदन में नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति किसी कानून पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के अनुसार। और दोस्तों अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल जो है, किसी राज्य का राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार अनुच्छेद 213 के तहत आदेश जारी कर सकता है। ये भी याद रख लीजिएगा। ये सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सेकेंड है आपका दोस्तों, गोविंद जी आपका नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, गोविंद जी नर्तनालय मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर तथा पश्चिमी में। उत्तर और उत्तर पश्चिम में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। याद रख लीजिएगा, भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम में गर्म हवा लू चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसके पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यदि आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ तक एग्ज़ामों में जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको प्रैक्टिस सेट सेंड करते रहा जाएगा उस ग्रुप में। उसको पेड ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 92 62 30 17 और 69 यानी 9262301769 पर आप मेरे से बात कर सकते हैं
और कुछ पेमेंट करके पेड ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं फुल सोल्यूशन के साथ। 2 तरह से PDF आपको वहाँ पे मिलेगा। मैं आइए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एक तो टिक लगा हुआ है, एक बिना टिक लगा हुआ। जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे आपको PDF मिल जाएगा। जैसे कि टिक लगा हुआ का मतलब मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर ए है, तो यहाँ पे ए में टिक लगा हुआ आपको मिलेगा, ताकि एग्जाम के समय आपको ऑप्शन नहीं देखना पड़े, बार बार पीछे जा करके आपको आंसर नहीं देखना पड़े। आप क्वेश्चन पढ़ें और टिक लगा हुआ आंसर मिले, आप ऐसे भी मिल जाएगा एक, और एक आपका बिना फ्रेश मिल जाएगा। तो दोनों तरह से मिलेगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा पेड ग्रुप। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? चलिए आप बताइए, कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? दोस्तों आंसर हो जाएगा 1781 ईस्वी में खोला गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग ने यह इसकी स्थापना की थी मदरसा की 1781 में, याद रखिएगा। ठीक है, ये बातें याद रखना है आपको। कुछ बातें और चाहें तो आप जान सकते हैं इसमें। इस मदरसे में फारसी, अरबी, मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था और इसके स्नातक ब्रिटिश राज में आपका दुभाषी के रूप में सहायता करता था। एक धार्मिक इस्लामी पाठशाला को मदरसे के रूप में जाना जाता है। वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, याद रख लीजिएगा। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट जैसे महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 डिग्री नॉर्थ में जो है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पूर्वी जेट स्ट्रीम जिसे उप उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। ये सब बातें याद रख लीजिएगा। और इसके अलावा यह भारत में ग्रीष्म मानसून की प्रबलता के निर्धारण करने वाला मुख्य कारक है। जून की शुरुआत में पूर्वी जेट स्ट्रीमों के प्रभाव के कारण पूर्वोत्तर भारत राज्यों में वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम तिब्बत की उत्तर से दूर तक फैली हुई है। पश्चिम जेट स्ट्रीम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पश्चिम जेट स्ट्रीम उत्तर सर्दियों के दौरान यानी अक्टूबर से फरवरी के दौरान ऊपरी हवा के उत्तरी ध्रुवीय भंवर के भूमध्य बर्ड स्थानांतरण के कारण ऊपरी हवा की पश्चिमी जेट स्ट्रीम 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ यानी नागपुर रायपुर अक्षांश तक फैली हुई है। क्वेश्चन 6 है, 1307 से 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपका देवगिरी में हुआ था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। सुल्तान बनने से पहले भी 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया था। कालांतर में रामचंद्र ने सुल्तान को कर देना बंद कर दिया, साथ ही उससे गुजरात के शासक रायकर्ण को शरण दी थी। साथ ही उसे जो है गुजरात के जो शासक थे रायकर्ण को शरण भी दी थी। ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप चाहें तो और बातें इसमें जान सकते हैं दोस्तों कि 1307 से 8 ईस्वी में मलिक कफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। मलिक कफूर ने रामचंद्र देव को पराजित कर दिल्ली भेज दिया। अलाउद्दीन ने राजा के साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे रायन की उपाधि दी, साथ ही उसका राज्य वापस कर दिया। इस व्यवहार से रामचंद्र इतना प्रभावित हुआ कि उसने फिर कभी भी सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। ठीक है। अलाउद्दीन के पिता की मृत्यु के बाद जलालुद्दीन ने उसका पालन पोषण किया और बाद में उसे अपना दामाद बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर अपने आप को सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, मैथ रीजनिंग हम लोग नहीं करने वाले हैं आज, केवल जीके जीएस का पार्ट हम लोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमें कहाँ पे जीके जीएस इसके अलावा मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। आपको जीके जीएस मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 में मिल जाएगा आपको। एक सेकेंड, 25 नहीं
आपको क्वेश्चन 13 पे चलना होगा इसके लिए। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आइए, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस किस अवस्था में गुणसूत्र विनिमय है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, समजात गुणसूत्रों के बीच संपर्क के बिंदु जहां विनिमय होता है आपका क्रियाजमा कहलाते हैं, भी याद रखिएगा। गुणसूत्र विनिमय के परिणाम स्वरूप जीन के नए संयोजन बनते हैं जिससे आनुवंशिक विविधता बढ़ती है। विनिमय में पैतृक और मातृ गुणसूत्रों के संबंधित खंडों का आदान प्रदान शामिल होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, हार्मोन परिथ्रोपोइटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। परिथ्रोपोइटीन का मुख्य कार्य है आपका जो है लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी को प्रेरित करना। एरिथ्रोपोइटीन मुख्य रूप से गुर्दे द्वारा स्रावित होते हैं, गुर्दे द्वारा यह स्रावित होते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। जब शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है तो एरिथ्रोपोइटीन का स्राव बढ़ सकता है। एरिथ्रोपोइटीन अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाओं को आरबीसी में विभेदित करने के लिए उत्तेजित करता है, जिससे सामान्य रूप से अधिक आरबीसी रक्त का जो है ऑक्सीजन ले जाने में सक्षम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, चलेंगे हम लोग इसके लिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलेंगे हम लोग दोस्तों। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। यहाँ से, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत ने भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है। महिलाएं भारतीय कार्यबल का एक अभिन्न अंग बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस राज्य में जल संसाधन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? तो आपका राजस्थान में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? तो हो जाएगा आपका प्रतिलोम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 से दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? तो आंसर होगा आपका सूर्यसेन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को हुआ था और यह स्वतंत्रता सेनानी सूर्यसेन, जिसे मास्टर दा भी कहते हैं, उनके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, उन्होंने जिन स्वयं सेवकों को इकट्ठा किया वे राष्ट्रवादियों के एक क्रांतिकारी समूह का हिस्सा थे, इसे याद रख लीजिएगा। यह मूल योजना चटगांव में 2 शस्त्रागारों पर कब्जा करने की थी। बाद में टेलीग्राम और टेलीफोन कार्य को भी नष्ट कर दिया गया था, इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत सारी इसमें बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है, सत्य है। ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है, ये भी सत्य है। और ये न्यायोचित प्रकृति के होता है, नहीं, ये न्यायोचित नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसे जो है कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय में इसे जो है इसके लिए आप अपील नहीं कर सकते हैं। एक सरकारों के विवेक पे है, लागू करेगा नहीं करेगा, ये आपका नहीं सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये भी देख लीजिए, सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होता है, ये डी सही है, डी भी सही है और सी गलत है, जो कि सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और देखिए आपका ये निर्देशक तत्व तो आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है आपको मिल जाएगा भाग 4 में। और संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से यह जो है विचार लिया है, याद रखिएगा।
और आयरलैंड के संविधान से इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। डॉक्टर भीमराव ने इस तत्व को अनोखी विशेषता वाला बताया है। मूल अधिकारों के साथ निरीक्षक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। आपका गर्निल आस्टिल ने निरीक्षक तत्व और मौलिक अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को डॉट डॉट कहा जाता है। तो आपका ट्रोपोपॉज कहा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या कहा जाता है? ट्रोपोपॉज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में जान लीजिए। यहाँ पे कुछ बातें जान लीजिए। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचली परत है और इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई है। समताप पटल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक और कभी कभी विषुवत रेखा पर इस मंडल का लोप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, हमें मिलेगा कहाँ हमारा क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। 30 नंबर पर हम लोग चलते हैं, रीजनिंग का है। देखिए 30 नंबर भी आपका है, रीजनिंग ही है। कोट भाषा यहाँ से देखते हैं 33 नंबर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सिलिकॉन जो है उपधातु है, इसे याद रख लीजिएगा। सिलिकॉन एक क्या है? उपधातु है। उपधातुओं में धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण होते हैं, जैसे कि वे विद्युत के अर्धचालक होते हैं। उपधातु और सरणी में उधातुओं और अधातुओं को अलग करने वाली एक सीढ़ीनुमा रेखा पर स्थित होती है। बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम अन्य सामान्य जो है उपधातु हैं। याद रख लीजिएगा, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। सिलिकॉन का व्यापक रूप से अर्धचालकों के रूप में उद्योगों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका एंट्रोपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों हो जाएगा आंसर यहाँ पे, एंट्रोपी एक प्रणाली में विकार या यादृच्छिकता का माप है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वहाँ हमारा क्वेश्चन जीके जीएस का पार्ट मिलेगा। तो ये सारा मैथ वाला भी मैं करवाऊंगा, तब को टेंशन नहीं लेना है। एक जो ही कंप्लीट होगा 30 सेट जीके जीएस, तो मैथ रीजनिंग शुरू कर देंगे हम लोग। निम्नलिखित का सही मिलान करें। उद्योगों के प्रकार है, कंपनी का नाम है। तो यहाँ मिलान दोस्तों हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मैच कर जाएगी आपका भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, बेल जिसको बोलते हैं। और निजी क्षेत्र की कंपनी कौन है यहाँ पे? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये भी आपका निजी कंपनी है। संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, यानी प्राइवेट और सरकारी दोनों इसमें शामिल है, तो मारुति उद्योग लिमिटेड यहाँ पे हो जाएगा। आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, भेल की स्थापना दोस्तों 1964 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? तो यह गीत जो है मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बारे में, मोहम्मद इकबाल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने काफ़ी ज़ोर शोर से पाकिस्तान देश की मांग उठाई थी, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षता का भाषण उन्होंने मतलब अध्यक्ष भी थे, अध्यक्षता भाषण उन्होंने की थी। और लेकिन वो क्या चाहते थे तो जान लीजिए, ओरिजिनली में क्या वो चाहते थे कि क्या चाहते थे कि एक राज्य तो हो, मुस्लिम राज्य, बहुल राज्य हो पश्चिम क्षेत्र में, और भारत के अंदर ही हो, ऐसा चाहते थे। एक बहुल इलाका हो मुस्लिमों का, एक स्वायत्त मतलब स्वतंत्र इलाका हो, लेकिन वो भारत के अंदर ही रहे, लेकिन वो अपना राज्य स्वतंत्र रखे, ऐसा कुछ वो चाहते थे। लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसा वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था।
चलिए यहाँ पे देखते हैं, कुछ बातें जान लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे जान लेते हैं। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने बोला था। जनगण मन अधिनायक जय है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। क्रांतिकारी की तलवार के धार पर वैचारिक पत्थर को पर रगड़ने से होती है, भगत सिंह ने कहा था। आपका हु बिलीव्स इफ इंडिया डाई, जवाहरलाल नेहरू ने। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, बिस्मिल्लाह आजिमाबादी, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करेवा संरचनाओं के लिए हिमालय का कौन सा उपविभाजन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर हिमालय है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका करेवा मिट्टी होती है, एक पता मिट्टी है, इसका मतलब होता है ऊंचा पठार। एक करेगा शब्द का मतलब होता है ऊंचा पठार। कश्मीर हिमालय करेवा झीलीय निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जफरान की खेती होती है। इसके अलावा केसर की खेती के लिए भी काफ़ी उपयुक्त है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल एवं बुलर तथा खारे जल की झील पोंगोंग सो और सोमुरीरी स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे काचीन मानव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? आपका म्यांमार में मनाया जाता है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यह जनवरी की शुरुआत में मनाया जाता है। म्यांमार भारत एवं बांग्लादेश के पूर्व में तथा चीन के दक्षिण में स्थित है, जिसे स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं। म्यांमार में अधिकांश जनसंख्या बौद्ध धर्म का पालन करती है। पोषण पोया महोत्सव श्रीलंका में मनाया जाने वाला प्रमुख महोत्सव है। तिहार त्योहार नेपाल में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो आपका धर्मपाल, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। यह बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के प्रमुख यहाँ पे केंद्र था। इस विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। इस घटना का उल्लेख समकालीन इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने अपने ग्रंथ तबाकात नासरी में किया था। ये भी याद रखिएगा, तबाकात नासरी मिनहाज उस सिराज ने लिखा है, ये भी एग्जामों में पूछा जाता है। यह दोस्तों उदंतीपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। आपका महिपाल प्रथम के काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया था, पाल शासक को पराजित किया। कुमारगुप्त के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, यह भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 देख लेते हैं। 46 है आपके सामने, किस देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने किसी देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? तो आपका हो जाएगा स्थायी रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कक्षा में सांबू पाम्बू ये सब जो है आपका मैथ रीजनिंग का है। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पे, 53 पे, ठीक है। वहाँ पे हमें मिलेगा जीके जीएस का क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा कब होता है? जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच होता है, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 54 नंबर देखिए, यहाँ पे रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो यह आपका आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस सम्मेलन को 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को नामित करता है और उनके संरक्षण को बढ़ावा देता है। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि संरक्षण, आर्द्रभूमि जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण और जैव विविधता के अवसर, आवास सहित महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करता है। फरवरी 2025 तक भारत में कुल 89 रामसर स्थल है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं, वहां पे हमारा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, क्या देख लेते हैं, आइए। क्वेश्चन है आपका, विस्तृत दोआब नहर प्रणाली और मखू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य से संबंधित है? यह आपका पंजाब राज्य से संबंधित है, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। विस्तृत दोआब नहर प्रणाली और मखू नहर प्रणाली भारत के पंजाब राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। भारत के पंजाब के मैदान के अंतर्गत बरी
बारी और बिस्त दोआब के क्षेत्र आते हैं, जो कृषि की दृष्टि से भारत का एक विकसित क्षेत्र है। पंजाब की पुरानी जलोढ़ को बैंडलैंड या अर्नुअर भी कहते हैं। पंजाब के पर्वत पादीय मैदान में नदियों द्वारा अपर्दन से निर्मित भूमि को चास या चोस कहते हैं। दो नदियों के बीच स्थित भूमि को दोआब कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम आपका उत्तर भारत में सिंधु नदी तंत्र के दोआब हैं। आपका देखिए दोआब, देखिए बिस्त दोआब ब्यास और सतलुज नदी के बीच बनता है। बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच। रचना दोआब रावी और चिनाव के बीच। चज दोआब चिनाव और झेलम के बीच। और सिंधु सागर दोआब झेलम चिनाव और सिंधु के बीच बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 62 नंबर। आइए, क्वेश्चन है किसी लेखांकन वर्ष के दौरान निवल अप्रत्यक्ष करों सहित एक देश के निवासियों द्वारा अर्जित कारक लागत का योगफल बाजार मूल्य पर डॉट डॉट कहलाता है। तो आपका निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। एक करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 63 नंबर देखिए, आइए यहाँ पे देखते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में, याद रखिएगा। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40%, याद रखिएगा। जलोढ़ मृदाएं आपका निक्षेपण मृदाएं हैं, जिन्हें नदियों और सरिताओं में वही तथा निक्षेपित किया है। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई दोमट की चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। और एक बात और जान लीजिए, इंपॉर्टेंट बात इसी मिट्टी से संबंधित, बांगर पुराना जलोढ़ होता है जिसका जमाव बाढ़की मैदानों से दूर होता है। लाल पीली मृदा भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 64 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन 64 है आपके सामने, देखिए 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था। तो आपका 11 देशों ने भाग लिया था, याद रख लीजिएगा। 4 मार्च से 11 मार्च 1951 तक नई दिल्ली भारत ने एक मल्टी स्पोर्ट टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। 8 खेलों और विषयों की कुल 57 स्पर्धाओं में 11 एशियाई राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने 489 एथलीटों में भाग लिया था। बहुत सारी बातें, हम लोग चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ था। हाँ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1857 में, याद रख लीजिएगा। बिहार से मंगल पांडे यहाँ पे काफ़ी चर्चित रहे थे इसमें, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66 देख लेते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ चीज़ें जान लेते हैं, देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में। कपड़ा उद्योग अनुसंधान अहमदाबाद, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर। ये सारी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके पहले यहाँ से देख लेते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक ऑक्सीजन मांग का सबसे अच्छा वर्णन है। तो आपका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 74 नंबर है, कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देखते हैं 81 नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टीना प्रिकोजोवा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है, भारत के किस राज्य में
भारत के किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी की जिम्मेदारी दी गई है? तो आंसर होगा आपका उत्तराखंड को। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर देखिए यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका बिहार में किया गया है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार टॉपिक वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक डीजीपी कितने बढ़ने का अनुमान है? तो आपका हो जाएगा 6.2%। पिनाक नामक मिसाइल का नाम किसके नाम से प्रेरित है? तो आपका भगवान शिव के धनुष, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह आपका ढाका में है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, आपका भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। इसका पूर्ण रूप होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सोशल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ रीजनिंग का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 92 पे चलते हैं। चलिए रीजनिंग क्वेश्चन 93 देख लेते हैं, क्या है 93 है, पाइथन एक क्या है? पाइथन दोस्तों एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 94 नंबर चलिए देख लेते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन, 93 हो गया, 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका आपका बायोरे मेडिसिन एक तकनीक में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों और पौधों का उपयोग किया जाता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 95 नंबर, एंटनी और बेटी, ये आपका मैथ का रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और 900 भी आपका मैथ का ही है शायद, या रीजनिंग का होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग यह जो है सेट कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट सेट 7 में अगले दिन मिलते हैं, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग लास्ट तक देख रहे हैं वो चाहे तो पैड ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और आपका पैड ग्रुप में जुड़ करके एक अच्छा स्कोर अपना बना सकते हैं। और एग्ज़ाम तक यह बुक, बहुत सारे बुकों का प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। 92 62 30 17 69 पे आप मेरे से व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप ही लगेगा, कॉल नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। और बात कर सकते हैं और पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। कुछ पेमेंट करना होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहीं पेंट करते हैं।